आलमपुर फरीदाबाद। शेर सिंह, धानी, हम थारे से बोले थे कि कुछ तो गलत हो रहा है हमारी रश्मि के साथ, पर नहीं, थाने मेरी बात नहीं मानी। मैं थारे से कहता रहा कि कोई तो है जो हमारी रश्मि को मारे से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, पर तुमने मेरी वहां भी बात नहीं सुनी। पता नहीं हमारी बच्ची रश्मि किस हाल में होगी। शेर सिंह की ये इमोशनल बातें सुनकर उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी हुई सोच में डूबी हुई धानी उठते हुए बोली, इसमें गलती ना तो थारी है जी और ना ही मारी। सारा कसूर उस छोरी का है कि जिसने म्हारे ते धोखा देने जैसा पाप करया। म्हारे वास्ते तो रश्मि मर गई है। और इतना कहकर धानी वहां कमरे से बाहर निकल गई। कहानी यहां इस शहर में आकर एक अलग ही मोड़ पर आ जाती है। धानी, जो कि रश्मि की मां है, वो एक एमएलए भी है जिसका दबदबा पूरे शहर में है। धानी आज इस पोस्ट पर इसलिए है क्योंकि धानी के पूर्वज शुरू से ही राजनीति में रहे थे। धानी के पिता सुनील चौरसिया, जो कि पूर्व एमएलए थे, करीब कुछ साल पहले हार्ट अटैक के चलते इस शहर को छोड़कर जा चुके थे। वो आए दिन बीमार ही रहते थे। इसी के चलते उन्होंने वक्त पर ही धानी को सब कुछ सौंप दिया था। उसे वे अक्सर अपने साथ रखते थे और कहते थे, बेटा धानी, अब जो कुछ है सब तुमने ही संभालना है। और फिर जब सुनील जी जिंदा थे तब उन्होंने अपने एक दोस्त बहादुर सिंह के बेटे शेर सिंह के साथ अपनी बेटी धानी का रिश्ता पक्का कर दिया था। बहादुर सिंह, जो कि मुंबई के काफी बड़े काले कामों में मिले हुए थे और एक तरफ से एक तरह के पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन यह बात कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। लेकिन सुनील जी को यह सब पता था। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता जल्दी में आकर बहादुर सिंह के बेटे शेर सिंह से कर ही दिया। किस्मत के चलते शादी के 4 महीने बाद सुनील चौरसिया का निधन हो गया और इसी के चलते एक अर्जेंट मीटिंग के दौरान उनकी बेटी धानी को अगला एमएलए चुना गया। यहां तक कोशिश तो बहुत की थी उस वक्त बहादुर सिंह के पिता और उसके बेटे ने कि ये गद्दी किसी भी तरीके से उनमें से किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम ही रही और बेचारा शेर सिंह आज भी अपनी पत्नी के दबाव में जीता है। उसे दिन सुबह 11:30 बजे धानी अपने एमएलए कक्ष में खड़ी ही थी कि तभी उसका फोन बजा। धानी, जो कि एक 45 साल की बूढ़ी औरत हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ चेहरे से उसका रुतबा, उसका गुरूर आज भी वही 22 साल की धानी वाला ही था। धानी ने वहां देखते हुए कॉल को पिक किया और कहा, बोलो समर, क्या खबर है? दूसरी तरफ से आती हुई आवाज कहने लगी, जी मैम, खबर यह है कि यहां आलमपुर से कहीं दूर मेन रोड पे एक चौराहा निकलता है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमारी टीम ने लास्ट टाइम उन्हें वहीं दबोचा था, जिसके चलते हमने फायरिंग की भी कोशिश की थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी घायल नहीं कर सके थे। ये सब सुनी सुनाई बातें सुनकर धानी ने बात को बीच में ही काटा और बोली, देखो देखो समर, ये सब मैं जानती हूँ, आगे बोल। दूसरी तरफ समर, जो कि एक खुफिया एजेंट है, उसने कहा, जी मैम, तो इसके बाद वो दोनों कहां गए ये बात कल से किसी को भी नहीं पता थी, पर आज सुबह हमें हमारी तहकीकात से पता चला है कि वहां निकलते चौराहे से जो रास्ता सीधा जाता है वो जाता है किसी मांगरबानी नाम के गांव में, और हमें हमारे एविडेंसेस से ये पता चला है कि वो हो ना हो दोनों इसी गांव में है। मैम, मैंने आज ही अपनी टीम को वहां भेज दिया है। शायद कि शाम तक आपको उन दोनों के मरने की खबर मिल जाएगी। खुफिया एजेंट समर की ये सब पॉजिटिव बातें सुनकर धानी का दिल बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो फोन रखते हुए बोली, गुड जॉब समर। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया और दिल ही दिल में खुश हो उठी। धानी ये सब सोच के खुश हो ही रही थी कि तभी उसके कक्ष के बाहर रक्षा मंत्री देवेंद्र मैथिली की गाड़ी आ रुकी। देवेंद्र मैथिली, उम्र 48 साल, पिछले 10 साल से रक्षा मंत्री की पोस्ट से इस कदर जुड़े हैं कि हटने का नाम ही नहीं लेते। कहने कोई रक्षा मंत्री है, काम सब इनके भी 2 नंबर में ही आते हैं। लेकिन अगर ये पागल है किसी चीज के लिए तो वो है मिस धानी। ना जाने ऐसा क्या देख लिया इन्होंने उसमें कि बस दिन रात उसी के ही चर्चे में रहते हैं। वो जो कहती है बस वही करते हैं। देवेंद्र मैथिली अपनी गाड़ी से उतरे और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अंदर चले आए और अंदर अपने साथ आते अपने बॉडीगार्ड्स को उन्होंने वहीं बाहर रोक दिया। देवेंद्र मैथिली ने जाते ही धानी को गले से लगाया और धानी ने देवेंद्र मैथिली को। देवेंद्र मैथिली ने गले से हटते हुए धानी से कहा, आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब बस और इंतजार नहीं होता धानी, समझा करो। धानी देवेंद्र मैथिली की इस बात पर हंसते हुए बोली, कुछ एक दिन और रुक जाओ बस देवेंद्र जी,
एक बार रश्मि और उसके बॉयफ्रेंड रघु की लाश मिल जावे, फिर म्हारे को थारा और थारे को म्हारा होने से कोई ना रोक सके है। उसकी ये बात सुनकर देवेंद्र मैथिली बहुत खुश होता हुआ बोला, पर आखिर कब धाणी जी, और फिर ऐसा क्या मालूम है रश्मि को आपके बारे में जो आप उसकी जान ही लेने पर उतारू हो चुकी हैं? वक्त आने दो देवेंद्र जी, इतनी भी क्या जल्दी है थारे को सब जानने की। एक एक पन्ना अच्छे से पढ़ लेना, जब सारी की सारी किताब खुल जावेगी। वो सब तो ठीक है धाणी जी, पर जितनी जल्दी हो सके अपने घरेलू मामले को निपटा लो तो अच्छा, क्योंकि अगले इलेक्शन बड़ी जल्दी सर पे आने वाले हैं, और अगर अपने हमारे को वो चीज नहीं दी जो हम चाहते हैं तो आप भी वो चीज भूल जाइएगा जो हम आपको देना चाहते हैं, होम मिनिस्टर की कुर्सी। ध्यान से। और इतना कहकर देवेंद्र मैथिली ने धाणी से विदाई ली और बाहर की ओर चलते बने। इधर धाणी देवेंद्र की ये सब बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि कैसे क्या होगा। दोपहर 12 बजे मांगरबाणी। मैं और रश्मि वहीं कमरे में बैठे रघु के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब पूरे करीब 10 घंटे हो चुके थे रघु को बेहोश हुए, लेकिन अब तक न जाने उसे होश क्यों नहीं आया था। मुझे मिश्रा जी ने दोबारा बुलाने के लिए मना किया था, इसलिए मैं उन्हें बुला भी नहीं सकता था, और बस इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा चारा था ही नहीं। लेकिन रश्मि रघु की ऐसी हालत पर अपने आंसू बड़े जोरों से बहाए जा रही थी, जबकि मैंने उसे एक दफा ये कहा भी कि कुछ खा लो तुम या कुछ पी लो और रघु को होश आ जाएगा, इतना मत सोचो तुम। लेकिन रश्मि थी कि उसका उसके आंसुओं पर बस ही नहीं था, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, और मुझसे उसका रोना देखा भी नहीं जा रहा था, जिसके चलते मैं उस कमरे से बाहर आ गया और बाहर कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। फिर करीब 18 मिनट और बीते और रघु को होश आ गया। रघु को होश आते ही रश्मि खुश हो उठी और उसने फटाक से रघु को कसकर गले से लगा लिया। मैं भी जल्दी से उठ के कमरे की तरफ भागा और देखा तो रघु को होश आ चुका था। देखकर मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ और मैंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहकर मैं भी कमरे में दाखिल हो गया। मुझे अंदर आता हुआ देखकर रश्मि खुशी से भागती हुई मेरे पास आई, बोली, देखिए अंकल जी, मेरे रघु को होश आ गया, मेरा रघु ठीक है अंकल जी। और इतना कहकर उस पागल लड़की ने खुश होते हुए मुझे भी गले से लगा लिया। मैंने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। फिर मैं रश्मि से इतना कहकर रघु की तरफ बढ़ा, और जैसे रघु की तरफ बढ़ा उसने लेटे लेटे ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। उसकी भी आंखें भर आई। रोते रोते मुझसे बोला, थैंक यू सो मच अंकल जी। अपने होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता, रश्मि का क्या होता, हम बचते भी कि नहीं। रघु के इतना बोलते ही मैंने उसकी बात को वहीं काटते हुए बोला, नहीं बेटा नहीं, जो तकदीर का लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे जो होना था वो तो हो गया। अभी आए हाथ जोड़ना बंद करो और आराम करो, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और मेरी इतनी बात सुनकर रघु ने भी अपने हाथ नीचे कर लिए, खुश होने लगा। कहते हैं ना कि जब खुशियों को किसी की नजर लगती है तो बहुत बुरी लगती है। शायद इन दोनों के रिश्ते को भी किसी की नजर लग गई थी, क्योंकि समर के टीम वर्कर्स अब सिविल वर्दी में अपना मिशन पूरा करने के लिए गांव में आ चुके थे। कोई गांव के नुक्कड़ पे चाय की दुकान डाल के बैठा था, कोई दूध वाला बनकर सब पर नजर रख रहा था। इधर मैंने रघु और रश्मि को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया, बाहर किचन में आ गया। फिर रश्मि ने रघु के हाथों में अपना हाथ देते हुए कहा, रघु, क्यों तुम मेरी बात नहीं मान रहे? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? मैंने कहा ना, ये लड़ाई मेरी और मेरी मम्मा के बीच की है। तुम क्यों इसमें दाखिल हो रहे हो? मैं ये लड़ाई अकेली लड़ सकती हूँ रघु, और तुम क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो? रघु ने यह सुनकर रश्मि का चेहरा पकड़कर उसके माथा चूम लिया, बोला,
तुमने जिंदगी कहा था ना मुझे, तो बस फिर जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी। ये मिशन, ये लड़ाई अकेली तुम्हारी नहीं है, हमारे देश की जनता की भी है, मेरी भी है, तुम्हारी भी है, हम सब की है। ओके? आइंदा अब ऐसी कोई बात की ना अगर तुमने तो देख लेना। और रघु की इतनी सब बात सुनकर रश्मि भी हंस पड़ी। बोली, नहीं कहूंगी आगे से। अच्छा तुम खाओगे कुछ? इतने में रघु इससे आगे कुछ कहता कि इतने में मैं फिर कमरे में चला आया, वो भी हाथ में नमकीन चावल से भरी थाली लेकर। थाली रघु की तरफ बढ़ाते हुए मैं बोला, लो बेटा रघु, खा लो और इसे भी खिला दो, इसने भी कुछ नहीं खाया है कल से। मेरी बात सुनकर रघु ने मेरे हाथों से थाली ली और गुस्से भरी नजर से रश्मि की तरफ देखने लगा, जिसके चलते रश्मि ने अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, लाओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। और इतना कहकर उसने रघु के हाथों से थाली ले ली, उसे खिलाने लगी। और ये कुछ देखकर मैं वापस अपने कमरे से बाहर चला आया, बस यही सोचते सोचते कि आखिर ये लोग किस मिशन की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या काम है दोनों का जिससे दोनों की जान इतने खतरे में है। मुझे पता था कि अगर मैं इनके सामने जाकर ये सब पूछूंगा तो शायद ये लोग मुझे कुछ बताएं, पर मैं क्या करूं जिससे मुझे इनके बारे में सब पता चल जाए। ये सब सोच रहा मैं बाहर आके फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया, सामने पड़े टीवी को ऑन किया और कोई अच्छा सा न्यूज चैनल ढूंढने लगा। मैं ढूंढ ही रहा था कि इतने में एक न्यूज चैनल पर चल रही न्यूज ने मेरे होश उड़ा दिए, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। और न्यूज ये थी कि मिस एमएलए धानी टीवी पर लाइव थी और मीडिया उनसे अपने सवालों के जवाब मांग रही थी। कुछ यूं चल रहा था टीवी पर, मीडिया पूछ रही थी, मैम हमें सच सच बताइए कि आपकी बेटी रश्मि का किडनैप हुआ है या वो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई है? मैम प्लीज हमें जवाब दीजिए, मैम प्लीज। मिस धानी ने मीडिया के इन सवालों को इतना सीरियसली न लेते हुए जवाब दिया। बोली, फिलहाल तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी बेटी रश्मि के साथ हुआ क्या है, पर भगवान ना करे कि ये कोई हादसा हो। और इतना सब कहकर बस धानी ने अपनी गाड़ी तक का सफर तय किया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर को निकल गए। और इधर टीवी पर यह सब देखकर मैं भौचक्का हो उठा कि रश्मि एमएलए धानी की बेटी है। अपने गन के पिछले हिस्से को जोर से मेरे सर पे दे मारा और मैं बेचारा बूढ़ा वहीं दिमाग पर चोट खाकर नीचे गिर गया। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।